तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। पहला है आज का क्वेश्चन कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने कहा था? तो यह शब्द अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन 1942 हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों के बारे में कहते हैं कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने हमें वास्तव में कुछ भी नहीं दिया। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ेगा, यानी अंग्रेजों से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हम इसे खो नहीं सकते, इसलिए इन्होंने अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया था, यानी घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो ये जो शाही जल सेना थी उस टाइम की बात है। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा कौन सा दिया है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आज़ाद हिंद फौज का शाही सैन्य अभियान था और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आज़ाद हिंद फौज का जो सैन्य अभियान था तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की थी कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लग सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी साहस और दूरदर्शिता के लिए एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। तो किसने किया था? इसका आंसर होगा माउंटबेटन ने किया था, जो वायसराय था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंटबेटन। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि जो माउंटबेटन था उसने स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया था, यानी घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो ये जो शाही जल सेना थी उस टाइम की बात है। तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा कौन सा दिया है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आज़ाद हिंद फौज का शाही सैन्य अभियान था और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आज़ाद हिंद फौज का जो सैन्य अभियान था तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की थी कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लग सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी साहस और दूरदर्शिता के लिए एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। तो किसने किया था? इसका आंसर होगा माउंटबेटन ने किया था, जो वायसराय था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंटबेटन। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि जो माउंटबेटन था उसने स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? तो उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा कि बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। याद कर लीजिएगा, चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस पहला कहाँ हुआ था? तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में। पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। उस समय उसका राजा अजातशत्रु था। और देखिएगा कि दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था।
और उस समय कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे सबकामी। और तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। आप लोग याद कर लीजिएगा, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। ये जो क्वेश्चन अभी पूछा था तीसरे बौद्ध समिति के, और वो किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो चौथा बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी हो जाएगा। और उसके जो शासन थे तो कौन थे, शासन कर रहे थे, कनिष्क शासन कर रहे थे। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र हो जाएंगे, वसुमित्र या अशोघोष। कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में है जो कुंडलवन, वहाँ पे हुआ था। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा क्या दिया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, 247 ईसा पूर्व में। मौर्य सम्राट जो अशोक थे उसके शासनकाल पाटलिपुत्र में हुआ था। और लोग मोगलीपुत्र से इसके अध्यक्ष थे। जबकि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबकामी थे, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। शासन कौन कर रहे थे उस टाइम, तो कनिष्क कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि जागीर बांटने पर फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी। तो जागीर बांटने के समय फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी, समय की आवश्यकता हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जागीर बांटने पर फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे समय की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था। तो बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया, 1733 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाली सूबा में कर दिया गया था। और बंगाल के तत्कालीन नवाब कौन थे, तो शुजा-उद-दौला थे उस समय। और बंगाल को 4 भागों में बांटा गया था। सेंट्रल डिवीजन जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल और मध्य बंगाल शामिल था। ढाका डिवीजन जिसमें पूर्वी और दक्षिण बंगाल शामिल थे। और चौथा उड़ीसा हो जाएगा, और तीसरा बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश सरकार जो अधिकारी था उसने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिस इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे, और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मोंटगोमरी। इसका